ये कहानी उस सदी के सबसे ताकतवर डेमन लॉर्ड की है, जिसका पूरी दुनिया जीतने के बाद एक इकलौता मकसद वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा हार का मज़ा चखना चाहता था। वो एक ऐसी चीज़ की तलाश में था जिसे पाने के लिए उसने फिर से जन्म लिया। लेकिन आधी उसकी विश पूरी होने के बाद किस्मत फिर से उसके साथ खेल खेलने लगी। हमें कहानी में आगे जाके पता चलेगा कि डेमन लॉर्ड की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे फिर से जन्म लेना पड़ा। खाने तो के लिए चलें आपके कहानी लिए स्टार्ट बनाई गई करते हैं। इस इस कहानी की शुरुआत जापान में एक छोटे से गांव से होती है, जहां आरटी नाम के 10 साल के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। आरटी के पेरेंट्स को आरटी के ऊपर नाज होता है, क्योंकि आरटी बचपन से ही बहुत ज़हीन, होशियार और मैजिक यूज़ करने में काफ़ी माहिर रहा होता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके एक बड़े सच से अनजान है। असल में आरटी अपने पिछले जन्म का डीमन लॉर्ड है, जिसने अपने टाइम में पूरी दुनिया को फतह कर लिया था। लेकिन यही चीज़ आरटी की उसको तन्हा कर देती है। वो इतना ताकतवर डेमन था कि आज तक उसको कभी कोई हरा ही नहीं सका। उसकी ताकत के बराबर का इस दुनिया में कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी उसे एक डेमन लॉर्ड की नज़र से देखते थे, और इसी वजह से वो बहुत तन्हा महसूस करने लगा। वो भी अपनी ज़िंदगी में एक बार हार का मज़ा चखना चाहता था, ताकि वो लोगों में घुल मिल सके और उन्हें बता सके कि वो भी उन जैसा ही है। पर इस जन्म में तो ये अब मुमकिन नहीं था, इसलिए आरटी ने खुद को फिर से रिनकार्नेट किया और इस जन्म में वो अपनी पुरानी पावर्स के साथ पैदा हुआ। और यही वजह है कि आरटी स्टार्टिंग से ही बाकी बच्चों की निस्बत सबसे अलग है। आरटी खुद को रिनकार्नेट करने से पहले एक लड़की से मिलने जाता है जो शायद ही अब जिंदा थी। आरटी के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम्हें अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यही बात आरटी को याद दिलाती है कि उसे 10 साल हो चुके हैं इस दुनिया में आए, लेकिन उसने अभी तक एक भी दोस्त नहीं बनाया। तो आज आरटी अपना एक दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के बावजूद आज भी उसकी हरकतें डेमन लॉर्ड जैसी हैं, जिसकी वजह से बच्चे सिर्फ उसकी आंखें देखकर ही उससे डरकर भाग जाते हैं। फिर आरटी सामने से आ रही 3 लड़कियों पर ट्राई करने की कोशिश करता है कि शायद मेरी दोस्त बन जाए, लेकिन न जाने क्यों लड़कियों को देखते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। आरटी लड़कियों से बात करने में खुद के अंदर एक दबाव महसूस करता है, जो आज से पहले आरटी ने कभी महसूस नहीं किया। आरटी खुद से कहता है कि हिम्मत नहीं हारनी। वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और फिर उन 3 लड़कियों के पास जाता है ताकि वो उनसे बात कर सके। लेकिन वो उनसे बात भी इस तरीके से करता है जैसे वो उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए हुक्म दे रहा हो। लड़कियां उसे पागल समझ के उससे डर के दूर भाग जाती हैं। जब आरटी अपने टाइम में डेमन लॉर्ड होता था तो पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलती थी, और आज बच्चे भी उसे इग्नोर करके उससे दूर भाग जाते हैं। और इस बात का गुस्सा आरटी जंगल के दरख्तों और पौधों पर निकाल रहा होता है। जंगल को काफ़ी हद तक तबाह करने के बाद आरटी अपनी बुरी किस्मत को आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लेता है। इस बात से उदास होकर आरटी अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर मेयर नाम का एफ वहाँ आता है, जिसे आरटी जानता होता है। असल में ये आरटी के पेरेंट्स का दोस्त होता है। ये आरटी की प्रॉब्लम सुनने के बाद मेयर आरटी को किसी को अप्रोच करने का सही तरीका बताता है। मेयर आरटी को समझाता है कि किसी से दोस्ती करने के लिए हमेशा सामने वाले के लिए अपने दिल में इज्जत और प्यार रखो। ऐसा करने से तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। इस पर आरटी कहता है क्या वाकई ऐसा होगा? तो मेयर की ये बात सुनने के बाद आरटी फौरन विलेज की तरफ भागता है अपने नए दोस्त बनाने के लिए। आरटी के पेरेंट्स अंदर बैठे इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं कि तभी वो बाहर आते हैं और आरटी को सही राह दिखाने पर मेयर का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ आरटी फिर से उन्हीं बच्चों से बात करने की कोशिश करता है जो पहले उसे देखकर भाग गए थे। लेकिन इस बार आरटी की ओवर एक्टिंग की वजह से वो बच्चे एक बार फिर से भाग जाते हैं, और अपनी फिर से नाकामी देखकर आरटी को इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने का दिल कर रहा होता है कि तभी कुछ मॉन्स्टर्स आरटी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें मारना आरटी के लिए चुटकियों का काम था। वैसे आरटी को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए अगर वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है और अपने दोस्त बनाना चाहता है तो। कि तभी आरटी को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आरटी उड़ते हुए वहां पहुंच जाता है जहां से उस लड़की की आवाज़ आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक खतरनाक व्हाइट वुल्फ का सामना कर रही होती है, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की नहीं, वो बेचारा वुल्फ यहाँ फंस गया हो। आरटी ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है कि तभी वो लड़की आरटी को नोटिस कर लेती है। वो उसे वहाँ पर देखकर घबरा जाती है कि तभी आरटी उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, और उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसका वो तरीका काम नहीं आता। लेकिन इस बार आरटी हार नहीं मानता और नए तरीके आजमाता है उससे बात करने के, ताकि उससे दोस्ती कर सके, जो कि उसके अप्रोच करने के तरीके को और ज़्यादा बेकार कर देता है।
इससे पहले कि आरटी वहाँ से डिसहार्ट होकर जाता, आज पहली बार किसी ने आरटी को सामने से जवाब दिया था। इस लड़की का नाम रीन है। ये आरटी को गुस्से में बहुत कुछ सुनाती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। असल में ये लड़की आरटी से भी ज़्यादा शर्मीली और अनकॉन्फिडेंट है, जिसे लोगों से बात करने में आरटी से ज़्यादा घबराहट होती है। और यहाँ मेयर आरटी के पेरेंट्स से अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा होता है, जिसकी प्रॉब्लम भी आरटी की तरह ही है। अब मेयर उनसे बात करके वापस जा रहा होता है कि हम देखते हैं कि रीन भागते हुए आती है और मेयर के गले लग जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रीन और कोई नहीं, मेयर की ही बेटी है। और ये चीज़ आरटी भी देख लेता है और उसके बाद से आरटी रीन के पीछे ही पड़ जाता है कि अब तो मैं इससे दोस्ती करके रहूंगा। आरटी उसको उसके बर्थडे पे रेड रोज का बुके देता है, मगर रीन को उसका ये भी तरीका पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आके उस बुके को ही जला देती है। फिर भी आरटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके चांदनी रात में एक रोमियो की तरह अपनी जूलियट की खूबसूरती की तारीफ कर रहा होता है, जिससे तंग आकर रीन उससे और दूर भाग जाती है। अब आरटी यहाँ पर अपने घर आकर अपने नोट्स चेक कर रहा था और इन नोट्स में आरटी ने रीन को अप्रोच करने के लिए टिप्स लिखे थे, लेकिन न जाने क्यों इनमें से कोई भी उसके किसी काम नहीं आ रहा था। आरटी अपने बेड पर लेटकर उसे अप्रोच करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी आरटी को एक साथ कई सारे लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि गाँव पे गोबलेस का हमला हुआ है। आरटी देखता है कि उन 3 लड़कियों के पीछे गोबलेस लग जाते हैं। आरटी अपने मैजिक को यूज़ करने ही वाला होता है कि उसके फादर बीच में आ जाते हैं और वही सब कुछ संभाल लेते हैं। आरटी अपने फादर से इस हमले के बारे में कुछ जान पाता कि उससे पहले उसे ये पता चल जाता है कि रीन अब तक घर नहीं लौटी। ये सुनने के बाद आरटी काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह भी तो आरटी ही था। आरटी से लड़ने के बाद रीन जंगल के और ज़्यादा अंदर चली जाती है। सुनने के बाद आरटी उसे बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। वैसे मेयर इस बात से अनजान था कि आरटी उड़ भी सकता है। यहाँ रीन को जंगल में गॉबलेस ने घेरा हुआ था। रीन ने उनसे फाइट करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन वो उसकी हाइट देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गोबलिस उसे चिल्लाकर अपनी फैमिली को बुलाने के लिए कहते हैं ताकि वो उन्हें भी मार सके, लेकिन गोबलिस की ये बातें रीन को बहुत दुख देती हैं, क्योंकि फैमिली के नाम पर बेचारी रीन के पास एक फादर ही तो है। और स्कूल टाइम में एल्फ होने की वजह से बाकी सारे बच्चे उसे बहुत अजीब समझते थे और ना ही उससे दोस्ती करते थे। यही वजह है कि रीन भी आज तक अपना कोई दोस्त नहीं बना पाई। पुरानी बातों को याद करके रीन को बहुत दुख होता है और यही सोच के वो अपनी तलवार फेंक देती है कि उसके पास तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है, जिसे देखकर बाकी छोटे छोटे गॉबलिस बहुत खुश होते हैं कि अब हम इसे आसानी से मार सकते हैं। रीन ने खुद को गॉबलिस के हवाले कर दिया था। सारे गॉबलिस उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल क्रिएट होता है जो सारे गॉबलिस को रीन से दूर फेंक देता है। वहाँ आरटी वक्त पर पहुँच जाता है और आज पहली बार रीन ने आरटी का नाम लिया था, जिसे देखकर आरटी को भी बहुत खुशी होती है कि कोई तो है जिसने मेरा नाम पुकारा। जनरल गॉबलिस को लग रहा होता है कि वो आरटी को हरा देगा, लेकिन जब वो आरटी की एक आंख का नमूना देखता है तो उसे देखकर ही उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरटी उसे भी जला देता है। वहाँ गांव में आरटी के पेरेंट्स को आरटी की फिक्र हो रही थी, मगर न जाने क्यों मेयर को यकीन था कि आरटी अपनी बात को पूरा करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब आरटी रीन के पास जाता है तो वो बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि मैं गॉबलिस के हाथों मर जाना चाहती थी, तो इस पर आरटी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। वो भी कोई दोस्त नहीं बना पाता और उसे भी दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन जब भी वो रीन से बात करता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। बस यही वजह है कि वो रीन को अपना दोस्त बनाना चाहता है। उसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के आखिर में रीन भी पिघल जाती है और उसकी दोस्त बनने के लिए रजामंद हो जाती है। अब कुछ साल गुजरते हैं। हम देखते हैं कि आरटी अब बड़ा हो चुका है। रीन उसे उठाने के लिए उसके पास जाकर लेट जाती है, जिसे देखकर आरटी एकदम से हैरान हो जाता है। आरटी उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरह किसी भी लड़के के कमरे में नहीं आना चाहिए, लेकिन उसकी ये सारी बातें छोड़ रीन उसे अपने साथ मैजिकल अकेडमी ज्वाइन करने के लिए कहती है। वो उसे वहाँ के सबसे मशहूर मैजिकल स्कूल में ले आते हैं, जहाँ का हेडमास्टर उन दोनों को पहले से ही जानता होता है, क्योंकि उन दोनों के ही पेरेंट्स फेमस मैजिशियन हैं। हेडमास्टर तो उनके साथ इतना फॉर्मल हो रहा था कि उन दोनों को तो एंट्रेंस एग्जाम्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरटी उनको मना कर देता है और कहता है कि मैं एग्जाम्स देकर अपनी काबिलियत सबको दिखाना चाहता हूँ। कुछ ही देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। उसमें रीन तो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, मगर आरटी बेचारा 1 मार्क भी स्कोर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो पास हो जाता है। आरटी को लग रहा होता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है कि तभी वहाँ पर हेडमास्टर आते हैं और हमें पता चलता है कि आरटी को 0 इसलिए मिला है क्योंकि आरटी ने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन 0 लाने के बावजूद आरटी पास हो जाता है, क्योंकि जिस तरह उसने सवालों का जवाब दिया हेडमास्टर को उसके जवाब देने का तरीका पसंद आ जाता है। इसके बाद हेडमास्टर आरटी के पेरेंट्स की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह आरटी के पेरेंट्स ने इस गांव को एक ख़तरनाक ड्रैगन से बचाया था, और इस तरह से आरटी पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और उसकी नॉर्मल लाइफ जीने की विश टूट जाती है। इन सब के दौरान एक लड़की आरटी को चुपके से देख रही होती है। एडमिशन मिलने के बाद एक तरफ देखा जाए तो रीन तो बहुत खुश थी
और दूसरी तरफ आर्टी उतना ही ज़्यादा परेशान था कि वो लोगों में घुल भी पाएगा कि नहीं। यहाँ आने से पहले तो वो इस बात से भी अनजान होता है कि उसके पेरेंट्स हीरो रह चुके हैं, लेकिन जब वो रीन की स्माइल देखता है तो वो ये सारी फिक्र भूल जाता है। और जैसे ही वो दोनों क्लास में एंटर होते हैं तो सारी क्लास के स्टूडेंट्स उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि वो फेमस ही इतने हो चुके थे कि सारे ही स्टूडेंट्स उन दोनों से दोस्ती करना चाह रहे थे। लेकिन उन्हीं में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो उनकी पॉपुलैरिटी से जेलस फील कर रहे थे। उनमें एक स्पिनर नाम का लड़का एक लड़की को मार रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन किसी के साथ सोने की वजह से हुआ है। तो इस पर रीन को गुस्सा आता है और वो इसके खिलाफ खड़ी होती है और उससे कहती है कि उससे माफी मांगो, लेकिन उसको स्पेंसर मना कर देता है, क्योंकि इस लड़की के पेरेंट्स स्पेंसर के घर में नौकर होते हैं। तो ये लड़की भी स्पेंसर के लिए एक नौकरानी ही हुई, जिसे देखकर आर्टी को भी बहुत गुस्सा आता है। तो स्पेंसर आर्टी को गुस्से में देखकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर तुम फाइट में जीत गए तो मैं इस लड़की से माफी मांगूंगा। इस पर रीन आर्टी को आगाह करती है कि स्पेंसर को कोई आम बच्चा ना समझना, इसने छोटी सी उम्र में मैजिक के पहले लेवल को पार कर लिया था। इससे पहले कि आर्टी कोई फैसला कर पाता कि तभी वहाँ पर लेडी ओलिविया आ जाती है, जिसकी आर्ट से ही आर्टी घबरा जाता है, क्योंकि जब आर्टी डिमन लॉर्ड था तो ओलिविया उसके 4 खास जनरल में से एक थी। अब आर्टी को ये डर है कि कहीं ओलिविया उसे पहचान ना ले। ओलिविया इनकी क्लास टीचर है और उसने इन दोनों की बातों को सुन लिया है और वो इन दोनों को फाइट की परमिशन भी दे देती है। लेडी ओलिविया की परमिशन के बाद हम इन दोनों को बैटल फील्ड में देखते हैं। यहाँ पर आर्टी को लेडी ओलिविया की नज़रों में आए बगैर इस फाइट को जीतना था। ये तभी स्पेंसर आर्टी को नीचा दिखाते हुए उसके ऊपर हाई लेवल का मैजिक यूज़ करता है, जो कि रिबॉर्न डीमन लॉर्ड के लिए एक हवा के झोंके जैसा था। उसका ये हाई लेवल का मैजिक फायर आर्टी के प्रोटेक्शन वॉल पे एक क्रैक तक नहीं ला पाता। स्पेंसर को भी ये एहसास हो गया था कि वो इस बैटल को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा है, इसलिए अब वो आर्टी के ऊपर अपने 2 स्पेशल अटैक एक साथ करता है, जिससे आर्टी की प्रोटेक्शन वॉल इजीली इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो कोई स्पेशल अटैक था ही नहीं, वो तो बस एक नॉर्मल फायर मैजिक था। तो अब आर्टी उसे दिखाता है कि असल में फायर अटैक कहते किसे हैं, जिसे स्पेंसर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी हार को कबूल कर लेता है और उस लड़की से माफ़ी भी मांगता है। लेकिन इस बैटल के बाद आर्टी बुरे तरीके से फंस जाता है, क्योंकि वो इस फाइट के चक्कर में ये भूल ही गया था कि इस फाइट को बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ ओलिविया भी देख रही है। उसने इस फाइट में फायर अटैक के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी यूज़ किया था, ताकि स्पेंसर को उसके अटैक से कोई चोट ना पहुंचे, जो कि लेडी ओलिविया ने भी नोटिस कर लिया था, क्योंकि 2 मैजिक को एक साथ यूज़ करना आज के जनरेशन की बस की बात नहीं, जो कि आर्टी ने सबके सामने कर दिखाया। लेकिन लेडी ओलिविया अभी के लिए इसे इग्नोर कर देती है और सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि आज थ्योरी क्लास स्किप कर सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, और वो उन सबको 3-3 की टीम बनाने के लिए कहती है। आर्टी और रीन के साथ तो सभी लोग ग्रुप बनाना चाहते हैं, मगर आर्टी और रीन सिर्फ उसी लड़की के साथ ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि वो वहाँ सबसे अलग खड़ी थी। ग्रुप्स बनने के बाद उन सभी स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड डंजन में लेकर जाया जाता है, जहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर को मारकर ऐसा प्रूफ उसकी बॉडी का एक पार्ट अपने साथ लाना होगा, जो कि लेडी ओलिविया के हिसाब से ये आर्टी के लिए बाएं हाथ का खेल है। अब बातों बातों में ओलिविया आर्टी से कुछ बातें खुलवाए कि इससे पहले आर्टी अपनी टीम को लेकर फौरन वहाँ से चला जाता है। उनके थोड़ा आगे जाते ही उनका सामना एक खतरनाक ब्लैक वुल्फ से होता है। उनकी वो डरावनी शक्ल देखकर वो लड़की डर से ही पीछे गिर जाती है, लेकिन आर्टी और रीन उन वुल्फ को अपने मैजिक से जला देते हैं, जिसे देखकर वो लड़की और ज़्यादा अफसरदा हो जाती है, क्योंकि वो उनके लिए यहाँ पर एक बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं। इन वुल्फ को मारने के बाद उनकी टीम का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, मगर आर्टी उस लड़की की मदद करना चाहता था। वो उसे यहाँ पर मैजिक सिखाने की बात करता है। पहले तो वो आर्टी की ये बात सुनने के बाद मना कर देती है, लेकिन फिर रीन के समझाने के बाद वो मान भी जाती है। आर्टी उसे मैजिक का सही यूज़ करने का तरीका बताता है, जो कि उससे 10 दफ़ा कोशिश करने के बावजूद उसे नहीं हो पाता, और इस वजह से अपनी नज़रों में और ज़्यादा गिर जाती है। इस लड़की का नाम जेनी है और इसके लो कॉन्फिडेंस की वजह इसका बुरा पास्ट है। असल में शुरू से ही स्पेंसर और उसके साथियों ने कभी जेनी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो बचपन से ही स्पेंसर और उसके साथियों के हाथों बुली होती आ रही है, इसलिए आज उसके खुद के लिए भी उसकी सोच ऐसी ही हो चुकी है। इसीलिए आर्टी जेनी की मदद करने के लिए उसे आसान और सबसे पावरफुल मैजिकल स्प्रेड सर्कल बनाना सिखाता है, जिससे वो सामने आ रहे वुल्फ को जला देता है। वैसे आज पहली बार रीन ने किसी ऐसे मैजिक को देखा था, क्योंकि इस मैजिक को खुद आर्टी ने ही बनाया था, जो कि कोई आम बात नहीं है। आर्टी के इस कारनामे पे रीन और जेनी दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा था। वैसे इस मैजिक को जेनी यूज़ कर पा रही थी, जिसे देख उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और इस पर वो बहुत खुश भी होती है। पर अचानक उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो डंजन बॉस के इलाके में आ जाते हैं। यहाँ का डंजन बॉस कुछ ज़्यादा ही ताकतवर और डरावना था, मगर वो आर्टी के आगे ज़्यादा देर टिक ना पाया। वो चाहता था कि आखिरी हमला जेनी करे, मगर जेनी पहले ही बहुत डर चुकी थी और वो इससे पीछे हटना चाहती थी, मगर आर्टी उसे अपनी बातों से मोटिवेट करता है और वो आर्टी की बात मानकर उसके सिखाए हुए मैजिक को डंजन बॉस के ऊपर यूज़ करती है और स्पेंसर और उसके साथियों का अब तक का सारा गुस्सा डंजन बॉस पे निकालती है। आखिर में वो डंजन बॉस को मारकर उसके सींग को सबूत के तौर पर ले आते हैं,
मगर स्पेंसर और उसके साथी उन पर यकीन नहीं करते और उन्हें झूठा बताकर उनका मजाक उड़ाने लगता है, जो सुन जेनी इस बार चुप नहीं रहती और स्पेंसर के मुंह पे चमाट मार देती है। इस पर स्पेंसर उसकी फैमिली को बर्बाद करने की धमकी देता है। तभी रीन कूड़े की टोकरी स्पेंसर के ऊपर उल्टा देती है और इतनी बेइज्जती होने के बाद स्पेंसर वहाँ से भाग जाता है। अब रीन और जेनी के बीच में भी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जो देख आर्टी को भी खुशी होती है कि उनकी एकेडमी का पहला दिन काफी अच्छा गुजरा। अब वो बिना किसी टेंशन के खुशी खुशी घर वापस जा सकता है कि तभी पीछे से ओलिविया आती है और वो आर्टी को रोक देती है। वो आर्टी से बहुत कुछ पूछना चाह रही थी। हमें पता चलता है कि हेडमास्टर चाहते हैं कि आर्टी उनकी एकेडमी की तरफ से स्टूडेंट बैटल इवेंट में हिस्सा ले, मगर आर्टी इसके लिए उन्हें मना कर देता है। मगर आर्टी को समझाया जाता है कि ये एकेडमी के फ्यूचर और बजट को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर क्वीन भी आने वाली है। इस पर आर्टी वहाँ लेक्चर देने लगता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करेगा। तो इस पर लेडी ओलिविया आगे आकर कहती है कि उनका भी एक सौतेला भाई था जो बिल्कुल उसी की तरह बातें किया करता था, मगर फिर अचानक एक दिन उसने बिना किसी को बताए खुद को रिइंकार्नेट कर लिया। लेडी ओलिविया की ये बातें सुनने के बाद आर्टी का मन बदल जाता है और वो उनसे उनकी ऑफ़र के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। ओलिविया उसे कहती है कि वो उसका सच जानकर रहेगी, पर आर्टी को तो सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसकी टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने की वजह से उसकी स्कॉलरशिप को कैंसिल ना कर दिया जाए। आर्टी ये बातें सोच ही रहा होता है कि उसके सामने से उसकी तरफ जेनी आ रही होती है। जेनी उसके पास आते ही आर्टी को अपने साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। आर्टी जेनी को मना करने ही वाला होता है, मगर जैसे ही आर्टी उसकी खूबसूरती की तरफ देखता है वो उसे मना नहीं कर पाता, और जब वो उसे हाँ करने वाला होता है तो बीच में रीन आ जाती है और वो उसे कहती है कि वो भी उन दोनों के साथ डेट पर जाना चाहेगी। जेनी को इस पर कोई एतराज़ नहीं होता, उसकी नज़र में तो आर्टी के पास पूरा हरीम होना चाहिए। रीन हरीम के बारे में नहीं जानती थी, तो जेनी रीन को हरीम के बारे में बताती है, जो जानने के बाद रीन काफ़ी शॉक्ड होती है और ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है कि वो अपने आर्टी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसके बाद वो तीनों अपनी डेट पर जाते हैं। आर्टी जेनी को देखकर उसके ड्रेस की तारीफ़ करता है, जो देख रीन उसे कहती है कि मेरी भी तारीफ़ करो, और इस पर वो उसकी भी तारीफ़ करता है। खैर, ये तीनों अपनी पहली डेट पर प्ले देखने के लिए जाते हैं, जहां आर्टी को पता चलता है कि यहाँ पर तो उसी की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। प्ले में फाइट देखने के बाद जेनी थोड़ा सा डर जाती है, जिसकी वजह से वो आर्टी के साथ चिपक जाती है, और इस पर आर्टी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि तभी रीन भी उसके साथ चिपक जाती है। दोनों के चिपकने के बाद आर्टी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और उसका खुद पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि तभी आर्टी नोटिस करता है कि ये प्ले तो बिल्कुल बकवास दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये उसकी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अपोजिट दिखाया जा रहा है। हमने इस कहानी के शुरू में जिस लड़की को देखा था, असल में वो आर्टी की बैटल पार्टनर लीडिया थी, जो कि बैटल के दौरान डीमन लॉर्ड को भी डांट दिया करती थी। मगर इस प्ले में तो उन दोनों के बीच में अफेयर दिखाया गया है। प्ले देखने के बाद जब वो तीनों बाहर आते हैं तो जेनी फिर से आर्टी के साथ चिपकने की कोशिश करती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जेनी आर्टी से कहती है कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है, जो सुनने के बाद रीन को बहुत बुरा लगता है और वो आर्टी को अपनी तरफ खींचती है। मगर जेनी ने उन सब के लिए कुछ अलग ही सोचा हुआ था, जिसका रास्ता रंगीन गलियों से होकर जाता था। अब रीन ये सब ना देख ले, इसलिए आर्टी उसकी आंखों को ढक देता है। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से आर्टी रुक जाता है, क्योंकि उसने कुछ लोगों की बातें सुन ली थी जो कि क्वीन की किडनैपिंग के बारे में प्लान बना रहे थे। अब आर्टी अपनी डेट को बीच में छोड़ उनके पीछे जाने वाला था कि रीन और जेनी भी उसके साथ जाने की जिद करती हैं। वो लोग उनका पीछा करते करते अंडरग्राउंड सर्वर में पहुंच जाते हैं, जहां थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उन्हें दीवार पर एक मैजिक सर्कल बना हुआ नजर आता है, जिसे देखकर आर्टी को तो शायद उनका प्लान समझ में आ गया था। आर्टी रीन और जेनी को भी बताने ही वाला था कि तभी वो तीनों पकड़े जाते हैं। असल में वो लोग शुरुआत से ही जानते थे कि उनका पीछा किया जा रहा है, और आर्टी भी ये बात समझ चुका होता है कि वो लोग इन्हें मारने वाले नहीं, क्योंकि अगर इन्हें मारना ही था तो इनके पास सरप्राइज अटैक करने का अच्छा मौका था। तो उनका लीडर मैजिक सर्कल की मदद से आर्टी की बॉडी को जला देता है, और इस पर वो सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मगर आर्टी को उनके हमले से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उल्टा आर्टी अपना मैजिक यूज़ करके उनके मैजिक सर्कल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये देखने के बाद तो उन्हें भी समझ में आ गया था कि आर्टी कोई आम इंसान नहीं है। वैसे आर्टी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उसे अपनी डेट पर वापस भी तो जाना है। आर्टी उनके ऊपर थंडर मैजिक का यूज़ करता है, जिसमें सिर्फ उनका लीडर ही अपने पाँव पर टिक पाता है, और इसमें भी आर्टी की ही मर्जी होती है। असल में आर्टी उसका मकसद जानना चाह रहा होता है, पर तभी हमें पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, जो कि दीवार में होल करके वहाँ से भाग जाता है। आर्टी उसका पीछा करने ही वाला था कि रीन और जेनी उसे बताती हैं कि वो डीमन उड़ सकता है और इस टनल की चढ़ाई करके उस डीमन का पीछा करना मुमकिन नहीं। तभी आर्टी उन दोनों के सामने उड़ के उन दोनों को चौंका देता है और इस डीमन का पीछा करके उसे जला देता है। वो डीमन जलते हुए उस हॉल से बाहर आता है। सभी लोगों का ध्यान उस डीमन की तरफ जाता है। उस डीमन ने खुद को आर्टी से बचाने के लिए एक बच्ची को पकड़ लेता है। वहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। लोग पैनिक हो जाते हैं और घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं।
आर्टी वहाँ की सिचुएशन को संभालने के लिए सभी गांव वालों के सामने ये बात रिवील करता है कि वो उन्हीं हीरोज़ का बेटा है जिन्होंने इस गांव को ड्रैगन के हमले से बचाया था और आज वो इसी गांव में अमन को बरकरार रखने के लिए इस डेमन को सबक सिखाएगा। आर्टी अपने इल्यूजन मैजिक से उस बच्ची को उस डीमन से बचा लेता है और इस बात का उस डीमन को एहसास तक नहीं होता, मगर ये देखने के बाद उस डीमन को भी समझ में आ जाता है कि आर्टी अपनी सच्चाई छुपा रहा है। असल में तो ये लड़का कुछ और ही है। वो डीमन आर्टी से बचने के लिए उसे दूर जाता है, मगर आर्टी उसे भागने का मौका नहीं देता और उसे अपने मैजिक से जलाकर भस्म कर देता है। आज के कारनामे की वजह से आर्टी सभी गांव वालों की नज़र में हीरो बन जाता है और उसका एक नॉर्मल लाइफ जीने का ख्वाब भी बस ख्वाब ही रह जाता है। मगर आज के दिन की वजह से उसे क्वीन से मिलने का मौका मिलता है, जहां पर वो क्वीन से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके एकेडमी के बजट को बढ़ाया जाए। इससे उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि तभी रीन अपना सर उठाकर क्वीन को उसके नाम से बुलाने लगती है और दरबार में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि रीन और क्वीन बचपन में बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और क्वीन भी दरबार में मौजूद सभी लोगों को वार्निंग देती है रीन को रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे इन सबको यहाँ पर रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया गया है और आर्टी को समझ नहीं आ रहा होता कि इस सिचुएशन में एक आम सिटीजन को क्या कहना चाहिए। क्वीन आर्टी से जो भी सवाल करती है आर्टी उसको हाँ में जवाब देता है। उन क्वेश्चंस में क्वीन ने ये भी कहा था कि वो आर्टी के बच्चे की माँ बनना चाहती है, यानी वो आर्टी के साथ सोना चाहती है। इस पर रीन क्वीन से चिल्ला कर बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। जेनी भी उन्हें बोलती है कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें उसके हरीम में आना पड़ेगा। इन दोनों को इस तरह से भड़कता हुआ देखकर क्वीन उनसे कहती है मैं तो बस एक मजाक कर रही थी, असल में आर्टी को रिवॉर्ड के तौर पर उसके रैंक को पेंटागन कर दिया गया है। क्वीन की ये बात सुनते ही दरबार में मौजूद सभी लोग क्वीन के इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि पेंटागन रैंक किसी आम सिटीजन को नहीं दिया जाता। लेकिन आर्टी को भी ये नहीं चाहिए था। वो क्वीन को रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके एकेडमी के बजट को बढ़ा दिया जाए। आर्टी की ये बात सुनकर क्वीन आर्टी से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोच रहा है और उनका ख्याल कर रहा है। क्वीन आर्टी से खुश होकर उसे पेंटागन रैंक के साथ उसके एकेडमी के बजट को भी बढ़ा देती है। अब क्वीन पे फिर से कोई बात ना हो, इसमें क्वीन ने कुछ शर्तों को भी तय किया है, जिसके लिए आर्टी को क्वीन की शैडो आर्मी को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि क्वीन की स्पेशल आर्मी थी। इसके बदले में रीन के रैंक को भी पेंटागन कर दिया जाता है और साथ ही रीन के कहने पे जेनी को भी ट्रायंगल स्टेटस दे दिया जाता है। मगर इन सभी बातों से आर्टी खुश नहीं था, क्योंकि वो जितनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसके लिए नॉर्मल इंसानों की तरह जीना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास इस बार एक नया लीडर था, मगर वो सभी ये बात जान चुके थे कि आर्टी का सामना करना उन सभी के बस की बात नहीं है। मगर उनके पास भी एक ऐसा मॉन्स्टर था जो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता था, बल्कि इस पूरी दुनिया को ख़त्म करके इसको लॉर्ड के रूल करने लायक बनाना चाहता था। एकेडमी के अगले दिन आर्टी को एक नई लड़की प्रपोज करती है। आर्टी उसका प्रपोजल ठुकरा देता है, लेकिन वो उसे कहता है हाँ हम अच्छे दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। आर्टी सोच रहा होता है कि शायद इस लड़की को मेरी बातों का बुरा लग गया, मगर आर्टी गलत सोच रहा था। वो लड़की तो पूरी रेड फ्लैग थी, वो तो आर्टी को हर हाल में अपना बनाना चाहती थी। कि तभी रीन उन दोनों को देख लेती है। वो लड़की रीन का गुस्से वाला चेहरा देखकर फौरन वहाँ से निकलने की करती है। इस पर आर्टी रीन को कहता है शुक्रिया मुझे उसे बचाने के लिए, लेकिन रीन उसे मुंह फुलाकर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हेडमास्टर बजट बढ़ने के बावजूद दुखी हैं, क्योंकि उनका असली मकसद तो आर्टी को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवा के सभी स्टूडेंट्स के सामने उसकी पोटेंशियल को सामने लाना था। असल में हेडमास्टर आर्टी को इस एकेडमी का टीचर बनाना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि नॉर्मल स्टूडेंट आर्टी को कभी भी टीचर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर प्रोफेसर जेसिका हेडमास्टर को सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने के लिए कहती है और दूसरी तरफ आर्टी अपने कमरे में लेटा ये सोच रहा होता है कि रीन को किस तरह से मनाया जाए। कि तभी जेनी आर्टी के कमरे में आती है। उसने खुद को एक शॉल से ढका हुआ था। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती है वो शॉल नीचे गिरा देती है। आर्टी से कहता है पागल तुम्हें ठंड लग जाएगी, लेकिन जेनी तो यहाँ पे किसी और ही मकसद से आई होती है। वो उसे अपना हॉट ड्रेस दिखा रही है। जेनी के हरीम आइडिया की वजह से आर्टी कॉलेज में सभी लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। आर्टी जिसको मर्जी प्यार करे, जेनी को इससे कोई मसला नहीं है। जेनी बस ये चाहती है कि आर्टी सबसे पहली रात उसके साथ गुजारे, और वो उसके कमरे में भी इसी मकसद से आई होती है। और यहाँ दूसरी तरफ रीन को भी बुरा लग रहा होता है कि मैंने खाम में उससे मुँह फुला लिया। वो अलमारी खोलती है और आर्टी से मिलने के लिए एक ड्रेस चूज़ करती है। यहाँ जेनी आर्टी को अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करती है। वो उसके ऊपर चार्मिंग इलाइफ का इस्तेमाल करती है, जिससे आर्टी हिल नहीं पाएगा। वो उसे उसके बिस्तर पर लिटा देती है और उसके करीब आती है कि वहीं पर रीन भी आ जाती है और वो बिना आर्टी से नज़रें मिलाए उससे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखों के सामने ये नज़ारा देखती है तो रीन का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो सारी किताबें दे मारती है आर्टी के सर पर और उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। रीन वहाँ पर रोना शुरू कर देती है।
जेनी दरवाज़ा बंद करके रीन को बचपना करने से मना करती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से आर्टी तुम्हें और ज़्यादा नापसंद करने लगेगा। वैसे रीन ऐसी ड्रेस पहनकर आर्टी के रूम में इसीलिए आई है क्योंकि उसको आर्टी की मम्मी ने ही कहा था कि लड़कियों को ऐसी ड्रेस में देखकर लड़के उनकी सारी बातें मानते हैं बिना कोई सवाल किए। रीन की ये सारी बातें सुनने के बाद आर्टी को टेंशन होने लगी थी कि उसकी मम्मी भोली रीन के दिमाग में क्या क्या कचरा भर रही हैं। उसकी ये बातें सुनने के बाद जेनी भी उसके इस बचपने पे हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देखकर रीन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारा इल्ज़ाम जेनी के ऊपर डाल देती है। कहती है तुम्हारे हरीम आइडिया के बाद से ही आर्टी हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता है। इस पर जेनी उसे फिर से टीज करने लगती है, जिससे तंग आकर रीन जेनी को डुएल के लिए चैलेंज कर देती है और वो उससे कहती है कि अगर इसमें तुम हारी तो तुम आर्टी के करीब आने की कोशिश करना छोड़ दोगी। साथ ही इन दोनों के बीच में पिंक कपड़ों की शर्तें लगना भी शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर आर्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह इन दोनों को नीचे बिठाता है। कहता है खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। वो कहता है एक दूसरे से माफ़ी मांगो, अगर तुम दोनों ने माफ़ी न मांगी तो आज रात का डिनर मैं तुम दोनों के साथ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा सा डर जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं। वो दोनों हाथ मिलाने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर रूम में प्रोफेसर जेसिका आ जाती हैं। उन्होंने वो डुएल की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो उन दोनों को बिठाकर उनसे बात करती हैं और उन दोनों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि इससे ये भी साबित हो जाएगा कि आर्टी के लिए कौन बेस्ट है और कौन नहीं। वो कहती हैं कि अगर टूर्नामेंट में आर्टी के स्टूडेंट जीतेंगे तो अकेडमी में आर्टी की रेपुटेशन में इजाफा होगा, जिससे आर्टी को टीचर बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी। जैसा कि आर्टी ने पहले कहा था, रीन भी बिल्कुल वैसा ही कहती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करना चाहती है। इस बात से जेनी भी उससे सहमत होती है। इस पर जेसिका उन्हें बताती है कि आर्टी के टीचर बनने के बाद उसे एक कूल सी ड्रेस पहनने के लिए दी जाएगी, जिस पर वो दोनों टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फौरन तैयार हो जाती हैं। जल्दी ही टूर्नामेंट का दिन भी आ जाता है और आर्टी और रीन के पेरेंट्स को टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आर्टी के फादर तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे और आर्टी की मदर का टूर्नामेंट से ज़्यादा तो लड़कियों की छोटी ड्रेस पर फोकस था। आर्टी को ये सब कुछ देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। खैर, अगला मैच रीन का था और वो अपनी बैटल के लिए थोड़ी सी नर्वस थी। आर्टी भी वहाँ पर बैठकर रीन की हार के लिए दुआएं कर रहा था क्योंकि वो अकेडमी का टीचर नहीं बनना चाहता था। लेकिन आर्टी के सिखाए हुए स्प्रिट सर्कल मैजिक से रीन बहुत आसानी से ये बैटल जीत लेती है। अगला मैच जेनी का था। जेनी रीन को फाइनल में मिलने के लिए चैलेंज करती है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। फाइनल में अपनी बेटी को देखकर मेयर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे याद है कि रीन शुरू से ऐसी ना थी। मेयर कमेंट्री करते हुए बताता है कि जब रीन और आर्टी पहली बार मिले थे तब से ही आर्टी ने रीन को बहुत कुछ सिखाया है। कभी कभार वो ये बात सोचकर बहुत हैरान होता है कि आखिर आर्टी के पास इतनी कमाल की लीडरशिप स्किल्स आई कैसे। खैर, अब रीन और जेनी के बीच में फाइनल राउंड को स्टार्ट किया जाता है कि तभी आर्टी को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। हम देखते हैं कि उसी ग्रुप का एक शख्स इसी स्टेडियम में मौजूद होता है जो आस्ता आस्ता अब अपनी असल हालत में आ रहा था। उसके पास बैठी लड़की उसे देखकर डर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर पूरे स्टेडियम में हल्ला होने लगता है कि तभी बाकी छुपे हुए डेमन्स भी बाहर आने लगते हैं और पूरे स्टेडियम को तबाह करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर जेसिका उन्हें बताती है कि हमला पूरे शहर पे हुआ है, इसीलिए उन्हें अलग अलग होकर सबको बचाना होगा। जेसिका रीन और जेनी को बचाने के लिए जाती है। बाकी सब भी अलग अलग हो जाते हैं। वैसे रीन और जेनी काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे थे डेमन्स के साथ और एक दूसरे की मदद भी कर रही थी कि तभी अचानक से ज़मीन फटती है और उसके अंदर से क्रिस्टल मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसके ऊपर रीन और जेनी का कॉम्बो अटैक भी बेकार जा रहा था। लेकिन मेयर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेयर अपनी पूरी पावर लगाकर उस मॉन्स्टर को अपने सामने झुका देता है। आखिर में मेयर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मैजिक पावर से उस क्रिस्टल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अचानक से मेयर के जिस्म से एक हाथ आर पार होता है और वो और कोई नहीं प्रोफेसर जेसिका थी। जेसिका ने शुरू से ही ये प्लान बनाया था रीन को किडनैप करने का। जेसिका का असल नाम एल्जार्ड है और वो असल में फ्रेड द ड्रैगन किंग है। जेनी एल्जार्ड को रोककर रीन को भागने का मौका देती है, मगर एल्जार्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत बुरी तरह बेरहम थी। वो अपने रास्ते में आने वाली जेनी को ख़त्म करने ही वाली थी। रीन एल्जार्ड को रोकने की कोशिश करती है जो कि बेकार थी, इसीलिए रीन एल्जार्ड को खुद को मारने की धमकी देती है। लेकिन क्योंकि एल्जार्ड को भी रीन जिंदा चाहिए थी, इसीलिए एल्जार्ड इस बार जेनी की जान को बख्श देती है। फिर वो अपने परों को निकालती है और रीन को अपने साथ लेकर हवा में उड़ जाती है। कुछ देर बाद आर्टी अपने हीलिंग मैजिक से मेयर को ठीक कर देता है। मेयर होश में आते ही सबको एल्जार्ड के बारे में बताता है कि ये वही ड्रैगन किंग है जिसने हज़ारों साल पहले इस दुनिया को तकरीबन तबाह ही कर दिया था। आर्टी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और उसका क्या मकसद है। आर्टी को सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि रीन की जान खतरे में है और इसे रीन को बचाना है। ये देखकर उसके पेरेंट्स को उसके ऊपर प्राउड फील होता है। उसके बाद मेयर आर्टी को एक पैलेस के अंदर लेकर जाता है
उस पैलेस में हर तरह तरह के वेपन्स मौजूद होते हैं। मेयर आर्टी से कहता है कि तुम यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी वेपन ले सकते हो। मेयर का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन आर्टी के फादर एक बात को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो मेयर उसे कहता है कि उनके पास आर्टी के ऊपर डिपेंडेंट होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर उनका मतलब इससे नहीं था। वो मेयर से कहता है क्या वो आर्टी को सच नहीं बताएगा। इस पर मेयर उसे कहता है कि आर्टी से मिलने से पहले रीन हर वक्त चार दीवारी के अंदर चुपकर बैठी रहती थी। बाहर का कोई भी आदमी उसके डर की वजह बन जाता था। लेकिन अब आर्टी की वजह से रीन पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आर्टी को रीन के सच के बारे में पता होता तो शायद ऐसा कभी ना होता। कहता है कि मैं आर्टी को रीन के सच के बारे में बताकर रीन का इकलौता दोस्त भी उससे छीनना नहीं चाहता। इसके बाद हमें रीन और आर्टी के बचपन के पास का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है, जिसमें रीन आर्टी से पूछती है क्या तुम वाकई मुझसे दोस्ती करना चाहते हो और मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। तो आर्टी उससे वादा करता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी तनहा छोड़कर नहीं जाऊँगा और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आर्टी रीन से उसकी पहचान के बारे में पूछता है, फिर जब रीन उसे बताने लगती है तो आर्टी वहाँ से गायब होने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो रीन का सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। एल्जार्ड ने रीन को पहाड़ी के पीछे कैद करके रखा हुआ है। फिर एल्जार्ड वहाँ आती है जो कि कोई रिचुअल शुरू करने की बात कर रही थी। एल्जार्ड रीन से कहती है कि उसे सिर्फ उसका खून चाहिए। ये सुनने के बाद रीन काफ़ी हैरान हो जाती है और वो एल्जार्ड से पूछती है कि तुम इस बारे में कैसे जानती हो। तभी एल्जार्ड वहाँ पर एक डीमन को समन करती है जिसे रीन भी देख सकती थी। तो एल्जार्ड उसे बताती है कि ये डीमन कई सारे एविल गॉड्स की स्किन से बना है। इनको पुराने डीमन लॉर्ड बोराटोस यानी आर्टी ने जिन्हें अपने पास्ट लाइफ में मारा था। और रीन का खून वो चाबी है जो एविल गॉड्स को फिर से जिंदा कर सकता है। और एल्जार्ड एविल गॉड्स की मदद से इस दुनिया को तबाह करना चाहती है, क्योंकि ये दुनिया प्यार, मोहब्बत और भाईचारा जैसी चीज़ से स्ट्रॉबेरी की तरह सॉफ्ट हो चुकी है। एंड शी सेड आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरी, आई लाइक चॉकलेट। रीन एल्जार्ड से कहती है मेरा आर्टी मुझे यहाँ पर ज़रूर बचाने के लिए आएगा, मगर एल्जार्ड उसकी धमकी को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि आखिर में आर्टी है तो इंसान ही। एल्जार्ड रीन से कहती है क्या आर्टी तुम्हारे सच के बारे में जानता है। एल्जार्ड की ये बात सुनते ही रीन काफ़ी उदास हो जाती है और दूसरी तरफ हम आर्टी को देखते हैं जो एल्जार्ड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जेनी आर्टी से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन फिर भी वो इस काबिल नहीं कि वो आर्टी के साथ जाकर रीन को बचा सके और वो दोस्त बनाने में भी नाकामयाब रही। आर्टी जेनी को परेशान होने के लिए मना करता है। वो उसे कहता है कि शाम का खाना बनाकर हम दोनों का घर पर इंतज़ार करो, रीन और मैं शाम होने से पहले घर वापस आ जाएंगे। आर्टी जाने से पहले उसे कहता है कि वो और रीन हमेशा से उसे अपना दोस्त मानते आए हैं और ये कहने के बाद आर्टी वहाँ से उड़ के चला जाता है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर रीन को खाने ही वाला था कि उसके मुंह में से एक आंख बाहर आती है और वो रीन को देख रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ करती, वो एकदम से चमकती है और अगले ही पल राख हो जाती है। देखते हैं कि आर्टी वहाँ पर वक्त पर पहुँच चुका था और उसी ने इस मॉन्स्टर की आंख को मारा है। वो एक ही बार में नए स्पेल का यूज़ करके वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। बस एल्जार्ड ही थी जो उसकी अटैक से बच निकलती है। आर्टी रीन को एल्जार्ड की कैद से छुड़ा लेता है। रीन आज़ाद होने के बाद आर्टी को फौरन गले लगा लेती है और यहाँ एल्जार्ड पागल हो चुकी थी क्योंकि उसे काफ़ी अर्से बाद एक वॉर्थी ओपोनेंट मिला था। उसकी हंसी रीन को डरा रही थी, मगर आर्टी कहता है फिक्र मत करो, ये छिपकली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब एल्जार्ड आर्टी को रीन की सच्चाई के बारे में बता रही होती है कि वो एक मॉन्स्टर है, उसकी रगों में एविल गॉड का खून बह रहा है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को रीन का खून पिलाना चाहती है ताकि उस मॉन्स्टर के अंदर भी एविल गॉड्स की ताकत आ सके। दूसरी तरफ हमें मेयर की बातों से पता चलता है कि वो लोग भी रॉयल फैमिली से हैं। इनको इस नेशन पे राज करना चाहिए, मगर इनके अंदर एविल गॉड्स का खून बहता है जिसको लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये लोग किसी और के ज़रिए नेशन पे रूल कर रहे हैं। लेकिन आर्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रीन एविल गॉड है या उनका वर्जन। वो बस इतना जानता है कि रीन काइंड है और उसके लिए यही बहुत है कि इतने में एल्जार्ड उन दोनों के ऊपर लाइटनिंग स्पेल से हमला कर देती है। लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्टी की ये छड़ी किसी भी लाइटनिंग स्पेल को नलीफाई कर सकती है। एल्जार्ड गुस्सा होकर उन दोनों के ऊपर अंधाधुंध हमला करने लगती है, लेकिन जैसे ही एल्जार्ड नीचे आती है आर्टी उसे फ़ौरन फायर अटैक से जला देता है। आर्टी के इस अटैक से भी एल्जार्ड को कुछ नहीं होता, जिसका उसे घमंड भी हो रहा था। तो इस पर आर्टी अपनी छड़ी एल्जार्ड की तरफ फेंक कर उसे कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे तबाह नहीं किया जा सकता। लेकिन एल्जार्ड उस हमले में कहीं गायब हो जाती है। रीन को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन लड़ाई तो अभी सही से शुरू ही नहीं हुई थी। अब एल्जार्ड अपनी ट्रू फॉर्म यानी पीक पर आ चुकी थी। आर्टी अपनी चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है जो कि रीन को एल्जार्ड के हर एक हमले से बचाएगा। साथ ही आर्टी भी अपने स्पेशल अटैक को तैयार कर लेता है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो शील्ड को और ज़्यादा मजबूत कर देती है और एक चमक के बाद वो एक सॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है।
अब उन दोनों की लड़ाई आसमान की ऊंचाइयों पर हो रही थी और रीन को यह सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि आर्टी इतना ताकतवर है। यहाँ आर्टी अपनी स्वॉर्ड की दी हुई इंस्ट्रक्शन से एल्ज़ार्ड के हर एक हमले को डॉज कर पा रहा था। आर्टी अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करके एल्ज़ार्ड पे हमला करता है, मगर वो भी उसके इस हमले को आसानी से डॉज कर पा रही थी। एल्ज़ार्ड अपनी बातों से आर्टी को बहकाने लगती है। वो कहती है कि तुम और रीन हमेशा दोस्त नहीं रहोगे, वो एक मॉन्स्टर है और वो तुम्हें छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। आर्टी एल्ज़ार्ड की बातों में आने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से रीन की आवाज़ आती है। वो उसे आवाज़ देके कहती है कि आर्टी तुम उससे हार नहीं सकते। उसकी ये बात सुनने के बाद आर्टी को यकीन हो जाता है कि रीन उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। अब आर्टी अपने स्वॉर्ड के सेकंड लेवल को अनलिश करता है, जो कि आर्टी को पूरी तरह से बदल देता है। अब आर्टी अपनी पावर की सेकंड फॉर्म में था, जो कि एल्ज़ार्ड के हमले को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। आर्टी ने एल्ज़ार्ड की हर एक स्किल को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया था और अब वो ये भी जान चुका था कि एल्ज़ार्ड दुनिया को क्यों ख़त्म करना चाहती है। एल्ज़ार्ड इस दुनिया को इसलिए तबाह करना चाहती है क्योंकि इस दुनिया ने उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। इस पर आर्टी कहता है, वजह चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें इस दुनिया को तबाह नहीं करने दूंगा। अब एल्ज़ार्ड गुस्से में आकर आर्टी के ऊपर अपना सबसे ताकतवर हमला करती है। आर्टी भी अपने सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा था। फिर जब दोनों के सबसे पावरफुल अटैक आपस में टकराते हैं तो आर्टी के अटैक के आगे एल्ज़ार्ड के अटैक का कोई लेवल ही नहीं था। लेकिन एल्ज़ार्ड ये बात जानती ही नहीं थी क्योंकि एल्ज़ार्ड उस हमले में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और इसके बाद रीन और आर्टी का रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन रीन को इस बात का एहसास हो गया था कि अब उसे और ज़्यादा पावरफुल बनना है ताकि वो हर मुश्किल हालात में आर्टी के साथ खड़ी रह सके। तभी हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसने हज़ारों साल की ट्रेनिंग के बाद अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि शायद अब वो लीडिया की बराबरी कर सके। लीडिया वही लड़की है जो कभी आर्टी की साथी हुआ करती थी और उसकी झलक हमने आर्टी की स्वॉर्ड में भी देखी थी। वो लड़की अपनी स्वॉर्ड से डेंजन बॉस को आराम से हरा देती है। इस लड़की का नाम सिल्फिया है, जो कि लीडिया को अपनी बड़ी बहन मानती है और उससे आगे निकलना चाहती है। अब हज़ारों सालों की ट्रेनिंग के बाद सिल्फिया जब उस गुफा से बाहर निकलती है तो बाहर निकलकर वो उस जगह को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब यहाँ पर सिल्फिया एक मिस्टीरियस मैन से टकराती है जो कि सिल्फिया का ही 3000 साल से उस गुफा से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिल्फिया को लग रहा था कि वो उस गुफा में सिर्फ 3 साल से ट्रेनिंग ले रही है। वो इस बात से अनजान थी कि उस गुफा के अंदर टाइम अलग तरह से चलता है। लेकिन क्योंकि वो इस मिस्टीरियस मैन के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए इस बात को भी मानने से इनकार कर देती है। सिल्फिया से कहती है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी कि तुम इस बारे में जानते हो कि नहीं। उसके बाद वो मिस्टीरियस मैन वहाँ से जाने लगता है तो सिल्फिया उस मिस्टीरियस मैन का पीछा करती है और जाकर उससे उसके बारे में पूछती है। तो वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि वो डीमन लॉर्ड बारबाडोस के लिए काम करता है। वो लीडिया को भी जानता है। अब डीमन लॉर्ड बारबाडोस के बारे में सुनकर सिल्फिया एग्रेसिवली उससे उसके बारे में पूछने लगती है। वो उसे बताता है कि डीमन लॉर्ड मारा जा चुका है। सिल्फिया उससे लीडिया के बारे में पूछने वाली थी। उससे पहले वो मिस्टीरियस आदमी सिल्फी को बताता है कि डीमन लॉर्ड मारा जरूर जा चुका है, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी सोल को रिइनकार्नेट कर लिया था। और अगर सिल्फी को लीडिया के बारे में जानना है कि वो कैसी है और कहाँ है तो उसके लिए उसे डीमन लॉर्ड के पास जाना पड़ेगा जो आर्टी बन के इस दुनिया में घूम रहा है। ये सुनकर सिल्फी को आर्टी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।